Assalamu alaikum everyone. Welcome to your online class session. This is me, Professor Sajid, and today our topic is muscular disorder. ओके जी, आज हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मसल से रिलेटेड ही है और आज हम इसमें मस्कुलर डिसऑर्डर यानी मसल से रिलेटेड कुछ डिजीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मस्कुलर फैटीग या मसल फैटीग। तो फैटीग हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फैटीग क्या होती है, कि थकावट होती है और ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मसल्स जो हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि अब हम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो सकते, हमारी तरफ से माजरत है। ठीक है, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मसल्स जो है वो अपनी तरफ से मुकम्मल इनकार कर देते हैं कि अब आप बिल्कुल उम्मीद हमसे मत रखें कि हम आपको कोई कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम मसल फैटीग कहते हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी इंग्लिश बना लें तो हम कहेंगे जी फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ फंक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, के मसल्स जो हैं वो बिल्कुल इनएबल हो जाते हैं क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल इनएबिलिटी शो कर देते हैं। अब ये होता क्यों है, मसल्स इस हालत में क्यों आए हैं कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि इनके पास एटीपी जो है वो कम हो गया है। ठीक है, इनके पास एटीपी कम हो गया जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दिया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एटीपी क्यों ज़रूरी है। एटीपी क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और जब क्रॉस ब्रिज नहीं बनता है तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। फिर जब क्रॉस ब्रिज फॉर एग्जांपल बन जाए तो उस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए भी आपको एटीपी चाहिए। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ क्रॉस ब्रिज बनाना नहीं है, हमारा मकसद उस क्रॉस ब्रिज को तोड़ना भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास अभी हमने यहाँ पे लिखा कि एटीपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, यूज टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाता है, एनर्जी उससे निकाली जाती है और फिर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। ये तो उस वक्त है जब नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब एटीपी अवेलेबल नहीं है तो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मायोसिन है और एक्टिन है वो बाइंड कर गए हैं, क्रॉस ब्रिज बन गया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ में, आगे एटीपी ही नहीं मिल रहा, तो क्या होगा कि वो क्रॉस ब्रिज बना रहेगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज टूट नहीं रहा, आपको एटीपी नहीं मिल रही है। तो हम कहते हैं कि जब एटीपी अवेलेबल नहीं होती तो जो मसल है कॉन्ट्रैक्टेड है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। क्योंकि आप क्रॉस ब्रिज को डी अटैच नहीं करवा पा रहे। क्योंकि हमारे पास एटीपी जो है वो इनसफिशिएंट हो गया। तब आपके जिस्म के अंदर एमरजेंसी नाफज कर दी जाती है। ठीक है, यानी स्टेट ऑफ एमरजेंसी जो है उस वक़्त जो है वो आपके जिस्म में लागू हो जाती है और उस वक़्त प्लान सी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो काम आएगा। वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लूकोज टूट जाता है इनटू लैक्टिक एसिड और आपको एटीपी मिल जाती है और फिर उस एटीपी को आप यूज़ कर लेते हैं फॉर द डीअटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज। लेकिन इसका नुकसान भी है कि जब ग्लूकोज को हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है। और जिसके जमा होने की वजह से कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, इसमें पहला मसला जी ये है कि हमारे पास आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आयनिक क्योंकि लैक्टिक एसिड है, एसिड से आपको पता है H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं जिसकी वजह से मसल का जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी, पहला ये मसला आ गया। दूसरा मसला ये आया कि साथ ही चूँकि एक लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से पीएच भी मसल्स की डिस्टर्ब होती है और हम कहते हैं फ़ौरन से जो है वो पीएच के अंदर ड्रॉप हो जाता है और इस ड्रॉप ऑफ द पीएच की वजह से कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ फिर बाइंड नहीं कर पाते। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे इट्स मीन एक्टिनोमाइसिन अटैच नहीं होगा। एक्टिनोमाइसिन अटैच नहीं होगा तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो माजरत कर लेते हैं कि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि इस लैक्टिक एसिड की वजह से एक तो आयनिक इम्बैलेंस हुआ, साथ में हमारा जो पीएच था वो डिस्टर्ब हुआ, प्लस साथ में अब जैसे ही ये सारी सिचुएशन बन रही होती है आपके मसल में दर्द होना शुरू होता है। ठीक है, ये सेंसेशन आती है मसल के अंदर दर्द होने जिसे हम कहते हैं मसल एच।
तो एक ये भी मसला है। प्लस जब आपको पता है पीएच जो है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया है, आयनिक इम्बैलेंस हो गई है, तो आपको पता है एंजाइम तो बड़े प्रॉपर जो है और स्पेसिफिक पीएच के अंदर जो है वो काम करते हैं, और जब स्पेसिफिक पीएच उन्हें नहीं मिल रही है तो एंजाइम भी काम करना छोड़ देंगे। तो एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया, मसल्स के अंदर दर्द शुरू हो गई, पीएच भी ड्रॉप हो गया, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, आयनिक इम्बैलेंस हो गया, और इन सब की सिचुएशन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हम कहते हैं जी मसल फैटीग हो गया या मसल्स थकावट का शिकार हो गए। उसके बाद सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास डिसऑर्डर है वो है टेटनाई। टेटनाई जो है इसको हम बहुत आसान अल्फाज में किए तो हम कहते हैं जी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, यानी आप उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब यही स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में ही नहीं रहते, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहते हैं जी ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है। होता क्यों है? होता ये इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कैल्शियम है वो किस लिए ज़रूरी है। कैल्शियम ज़रूरी होता है फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये एक्टिन है, इसके ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन कवर है, ठीक है, छोटे छोटे बीज, और उसके ऊपर ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आपने अटैच्ड करवाना है तो सबसे पहले कैल्शियम जो है वो इस ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच्ड होंगे, ठीक है जी, और जैसे ही अटैच्ड होंगे, देखें फॉर एग्जांपल ये इसके साथ अटैच्ड हो रहे हैं, और जैसे ही अटैच होंगे तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ आके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही एक्टिन का अटैच होगा तो जो हमारे पास क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज की मदद से जो है वो एटीपी भी यूटिलाइज होगा और आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो शो होगी। तो कैल्शियम ज़रूरी है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी, बट एट द सेम टाइम कैल्शियम इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द नर्व इम्पल्स जनरेशन। ये क्यों है? अब हमारे पास जो कैल्शियम है ये जो नर्व इम्पल्स जनरेशन है ये कैसे करवाता है? अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेम्ब्रेन है नर्व की, तो हमारे पास ज़रूरी है कि जब आपने पैगाम भिजवाना है या नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाना है तो सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हों और पोटेशियम बाहर जाए, ठीक है। अब अगर आपने सोडियम की नॉर्मल अमाउंट को अंदर लेकर आना है, यू नीड अ नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जब कैल्शियम नॉर्मल होगा, नॉर्मल तादाद में आपको कैल्शियम मिल रहा है, तो इट्स मीन नॉर्मली सोडियम भी जो है वो इंटर होगा और नॉर्मली आपके पास नर्व इम्पल्स भी जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब आपके पास कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो गया। जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो इट्स मीन आपके पास एबनॉर्मली जो है वो सोडियम एक्टिव हो जाएगा, और एबनॉर्मली सोडियम इस तरह से एक्टिव होता है कि जो 1 सेकंड के अंदर एक नर्व इम्पल्स जानी थी वो 1 सेकंड के अंदर 20 नर्व इम्पल्स जाती हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसल्स जो हैं वो ट्विच करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर झटके लगना शुरू हो जाते हैं, कन्वल्यूशंस आना शुरू हो जाती हैं, और फिर लास्ट स्टेज ये होती है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। लॉस ऑफ सेंसेशन का क्या मतलब है कि एक दफ़ा मसल जो है वो पैगाम रिसीव कर रहा है एक्साइटेबिलिटी का, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा वो इस पैगाम को सीरियस लेना ही छोड़ देगा, यानी वो मुकम्मल जो है वो इस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन होगी। अगर आप इस डिजीज़ को अनट्रीट रखें तो हमारे पास क्या होगा? स्पैस्म ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का क्या मतलब है? जो आपके पास गले के पास जो मसल्स हैं इनके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, यानी ये मसल्स आपके काबू से बाहर हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ जो है लेरिंग्स के बाद आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो मसल्स हैं, जो आपके रिब्स के अंदर मसल्स हैं, इन पे अटैक करेगी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया है, और इन लास्ट क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है टेटनस। ये टेटनस वो डिजीज़ है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो अटैक करता है, ठीक है। इसमें जो रोल है वो बैक्टीरिया का है, और हम इसे कहते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये डिजीज़ एक एनएरोबिक बैक्टीरिया से होती है जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो इसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने अंदर से एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहर है। वो जहर जो है वो सीधा जाके उस इंसान के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और नर्वस सिस्टम के उस हिस्से पे अटैक करता है जिस हिस्से ने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को देखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये टॉक्सिन उस हिस्से पे जाके अटैक करता है तो जो नर्व इम्पल्सेस
मसल्स तक जा रही होती हैं और ऐसे केमिकल जो उस मैसेज को लेके जा रहे होते हैं ये ख़ास तौर पे उस पे अटैक करते हैं। तो ऐसे केमिकल जो मैसेज लेके जा रहे होते हैं उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये ख़ास तौर पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अटैक करते हैं। तो जब पैगाम ही गलत जाएगा मसल्स के पास तो मसल्स भी ऑटोमेटिकली गलत रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है जी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई का क्या है कि टॉक्सिन रिलीज करता है विच अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम, और ये किस नर्वस सिस्टम की किस हिस्से पे अटैक करता है, जो कंट्रोल करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड स्पेशली अटैक ऑन द केमिकल दैट ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, ये सब हो गया। फिर होगा मसल्स में क्या होगा, कुछ मसल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे स्पैस्म हो जाते हैं। स्पैस्म का मतलब ये है कि उनमें मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे अकड़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम खास इसके हिस्से की बात करें तो हम कहते हैं जी स्टिफनेस ऑफ जॉज आ जाती है, जबड़े जो हैं वो अकड़ जाते हैं, और वो ऐसे जबड़े अकड़ते हैं कि हम उन्हें कहते हैं जी जबड़े लॉक हो गए हैं, लॉक जा हो गए। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया जबड़ों पे जाके अटैक करे तो जो जबड़े के जो मसल्स हैं वो हिलना बंद कर देंगे, वो अकड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर किसी का मुंह खुला है तो वो खुला रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा जॉ से आगे आ जाएं, अगर ये अटैक मज़ीद बढ़ जाए तो ये नेक के मसल्स के ऊपर, जो गर्दन के मसल्स हैं उनको अकड़ा देगा। ठीक है, वहाँ पे स्टिफनेस शो करेगा। फर्दर इससे नेक से आगे जाएं तो ट्रंक्स और लिम्ब यानी पेट का हिस्सा और जो चेस्ट का हिस्सा और जो आपकी टांगी हैं इन पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और एट द लास्ट क्या होगा कि जो हमारे पास रेस्पायरेटरी फेलियर है, यानी जो सांस लेने वाला जो सारा सिस्टम है, और आपको पता है जो मसल्स रिब्स के साथ अटैच्ड हैं उनकी मदद से आपकी पसलियाँ ऊपर नीचे होती हैं, जैसे सांस अंदर और बाहर जाता है। अगर उन मसल्स पे अटैक हो जाए तो जो है रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है, और जिससे एट लास्ट क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर हम इसके डेथ रेट की बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम ही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इस चीज़ के लिए वैक्सीन है, वहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह लगा दिए जाते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो इजीली जो है लोग इस बीमारी से ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ मुयसर नहीं हैं, जहाँ पे लोग अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पे जो है ये डिज़ीज़ मेजर किलर के तौर पे काम कर रही है, और 40% जो लोग हैं वो इस डिज़ीज़ का शिकार होते हैं और इनकी अमवात होती हैं। तो ये 40% रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो हमारे पास क्रैम्प है। क्रैम्प हमारे पास टेटनिक, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटाइम्स है। टेटनिक का क्या मतलब है कि है तो ये टेटनाई से रिलेटेड ही है, बट लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए होती इसके अंदर भी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री ही है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, यानी कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहती है। और ये ज़्यादातर आप थाइस के रीजन में या हिप मसल्स के अंदर देखेंगे, और अक्सर देखा गया कि ये रात के वक्त होती है, जब अक्सर आप सो रहे होते हैं तो आपके एक टांग के ऊपर जब वज़न ज़्यादा पड़ जाता है तब भी जो है क्रैम्प्स आ सकते हैं। या आफ्टर एक्सरसाइज जब आप बहुत ज़्यादा बेनैने होते हैं और एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं जोश में, तब भी आपके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स जो हैं वो क्रैम्प्स वाली डिजीज़ हो सकती है। लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब रीज़न ये है कि क्यों आता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहली कॉज ये है कि जो ब्लड है इसके अंदर शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। और आपको पता है शुगर किस लिए ज़रूरी है, शुगर यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आप इसको तोड़ते हैं आपको ATP मिलता है, जिससे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। लेकिन अगर शुगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ATP कम प्रोड्यूस होंगे, ATP कम प्रोड्यूस होंगे तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन भी हो सकती है। इसमें ख़ास तौर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास कैल्शियम आइंस हैं, और कैल्शियम आइंस आपको पता है कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे पास मसल्स के सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनको बाहर निकालने के लिए स्पेशल गेट्स हैं जिन्हें हम कैल्शियम गेट्स कहते हैं। और ये कैल्शियम गेट्स जो हैं वो ओपन होते हैं, जिससे हमारे पास सोडियम आयन जो है वो फर्दर कंट्रोल किया जाता है उसके नर्व इम्पल्स के लिए। तो अगर कैल्शियम आयंस जो हैं वो प्रॉपरली उसके कमी आ जाए तो हमारे पास सोडियम आयंस कंट्रोल नहीं होंगे। जब सोडियम आयंस कंट्रोल नहीं होंगे तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है जिस समय डिहाइड्रेशन हो तब भी क्रैम्प्स जो है वो वाक़ हो सकती हैं। आपको पता है वाटर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है एंजाइम्स के काम करने के लिए। मसल्स के सेल्स हैं उनके अंदर भी अपने एंजाइम्स हैं, और हर एंजाइम जो है प्रॉपर pH प्रॉपर एक्वस मीडियम जो है वो डिमांड करते हैं। फिर एट द सेम टाइम जी हमारे पास इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स।
तो एक ये भी रीज़न है कि होता क्या है कि जो आपको पता है हमारे पास जो नर्व इम्पल्स हैं वो पास होती हैं मसल्स के, नर्व इम्पल्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड द मसल्स, और मसल्स जो हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स गुजर रही हैं, या जो इवन किसी भी एरिया से अगर वो नर्व्स गुजर रही हैं, उनके अंदर कोई ख़राबी आ जाए, जहाँ एक नर्व इम्पल्स पास करनी थी वहाँ से 10 पास कर रही है मसल्स की तरफ, तो वहाँ पे इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन कॉज होगी, जिससे भी जो है वो क्रैम्प्स जो हैं वो वाक़ई हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह।